आज हम हिंदी भाषा का मानकीकरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी न केवल हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बल्कि विश्व फलक पर भी आज हिंदी बोली जा रही है, समझी जा रही है। हिंदी के प्रति लगाव अत्यधिक रूप में विश्व समुदाय के अंतर्गत पैदा हो रहा है। हमारे ही देश में हिंदी बोलने वाले अनेक प्रांत हैं जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा ऐसे प्रांत हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। लेकिन इसके अलावा हिंदी की कई उपभाषाएं भी हमारे यहाँ प्रचलित है। एक ही प्रांत में कई कई उपभाषाएं प्रचलित होने के कारण जो हिंदी का एक मानक स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए, उस स्वरूप के ऊपर अध्ययन की आवश्यकता है। आज हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली जो हिंदी है वो भिन्न भिन्न रूपों में बोली जाती है। इस कारण हिंदी बोलने का, हिंदी भाषा को व्यवहार में लाने का जो परिनिष्ठित रूप होना चाहिए, उस रूप के अंतर्गत उसके मानक रूप को तैयार करने में अभी बहुत आवश्यकता है। यदि इस सिलसिले में हम कहें कि कोई अहिंदी क्षेत्र वासी हिंदी को सीखना चाहे, हिंदी को समझना चाहेगा, तो उसको हिंदी की उपभाषाओं के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वह हिंदी सीखने के स्तर पर आ सकेगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी भाषा का एक ऐसा मानक रूप तैयार किया जाए, एक ऐसा सर्वमान्य रूप तैयार किया जाए, एक ऐसा परिनिष्ठित रूप तैयार किया जाए, एक ऐसा स्टैंडर्ड स्वरूप तैयार किया जाए कि जिसको अहिंदी क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति भी भली भांति समझ सके और हिंदी का जो एक उच्च स्वरूप है, मानक स्वरूप है, उससे वह परिचित हो सके। आज हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। वाणिज्य और व्यवसाय के अंतर्गत आज चारों तरफ तरक्की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हिंदी का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसलिए सघन आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी का एक ऐसा मानक और सर्वस्वीकार्य रूप तैयार किया जाना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें अपने संबंध बनाने में, अपना वाणिज्य व्यवसाय चलाने में तथा अन्य अपनी जीवनोपयोगी जो स्थितियाँ हैं उनके परिचालन में हिंदी को हम भली भांति आधार बना सकें। अब हम मानक हिंदी से जुड़ी हुई कतिपय परिभाषाओं और उसके स्वरूप पर चर्चा करना चाहेंगे। मानक अर्थात परिनिष्ठित, यह शब्द अंग्रेजी के स्टैंडर्ड का अनुवाद है। अंग्रेजी के स्टैंडर्ड के समकक्ष हम मानक शब्द या परिनिष्ठित शब्द को रखते हैं। तो हिंदी के अंदर एक ऐसा मानक तैयार करना कि जिस शब्द को हम हिंदी में लाएं वह शब्द सर्वमान्य हो, उसका अर्थ सर्वमान्य हो। इस प्रकार से मानक हिंदी वह हिंदी है जो सर्वस्वीकृत, सर्वमान्य और जिसका एक ही अर्थ प्रतिपादित होता हो। अर्थात मानक हिंदी का जो स्वरूप है वह स्वरूप एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
वाणिज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में बराबर रूप से व्यवहृत होता हो और जिसको व्यवहार में लाने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आए। आज हम देखते हैं कि विश्व बाजार कायम हो चुके हैं और वैश्विकता के परिणाम स्वरूप आज समूची दुनिया एक वैश्विक गांव में परिणत हो चुकी है और हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। ऐसी दशा में जबकि विज्ञान का प्रादुर्भाव बढ़ा है, वाणिज्य की स्थिति बढ़ी है, व्यापार की स्थिति बढ़ी है, संचार का फैलावा काफ़ी हद तक बढ़ गया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में हमारे सामने आ रहा है। ऐसी दशा में ज़रूरत है एक ऐसी हिंदी की जो हिंदी इन माध्यमों का आधार बन सके और यहाँ से जो भी क्रियान्वितियाँ हों उन क्रियान्वितियों को समूचे राष्ट्र में एक अर्थ में ग्रहण किया जा सके। इसलिए हिंदी का परिनिष्ठित रूप तैयार करने के लिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम हिंदी का एक मानक रूप तैयार करें। आज हम देखते हैं कि हमारे ही भारत के अंदर विभिन्न प्रांत में, जैसा कि जो हिंदी भाषी प्रांत हैं जिसमें राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली इत्यादि प्रांत आते हैं, यहाँ भी कई प्रकार की हिंदी के बावजूद हिंदी की उपभाषाएँ भी बोली जाती है। अतएव वाणिज्य व्यवसाय में और अन्य जो धाराएं हैं, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, इन सब में हिंदी को एक समान रूप से स्थापित करने के लिए एक मानक भाषा की दरकार बराबर है। इसलिए एक ऐसे स्वरूप का, भाषा के एक ऐसे स्वरूप का निर्माण हमको करना पड़ेगा। उपभाषाओं के माध्यम से भी हमें ऐसे शब्द की ग्राह्यता बढ़ानी पड़ेगी और उनके अर्थवत्ता को प्रकट करते हुए समेकित रूप में हिंदी का एक मानक स्वरूप हमको तैयार करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारा जो दैनंदिन जीवन है, जिससे वाणिज्य जुड़ा हुआ है, व्यापार जुड़ा हुआ है, संचार प्रक्रिया जुड़ी हुई है, पत्रकारिता जुड़ी हुई है, वह सब सरल और सुबोध अर्थम्य बोधगम्य बन सके। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे शब्द हिंदी के अंतर्गत प्रचलन में आ गए हैं जो विदेशी होने के बावजूद भी हमारी हिंदी में अपनी ग्राह्यता को बना चुके हैं। लेकिन उनके समकक्ष हमको हिंदी में एक सर्वमान्य अर्थ खोजना है और सर्वमान्य अर्थ खोज कर ही हम अपने हिंदी के स्वरूप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती, वो चलायमान होती है, गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है और परिवर्तन ही भाषा की दरकार भी है। अतएव परिवर्तनशील भाषा का स्वरूप एक बहती हुई नदी के समान है, उसको स्थिर कर पाना जटिल है। जब परिवर्तन भाषा के साथ जुड़ेगा तब तक मानक भाषा के स्वरूप को, भाषा के मानक बनाने में जटिलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए मानक भाषा का रूप स्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ अवश्य उपस्थित होगी, लेकिन फिर भी हम बराबर यदि मानक भाषा का स्वरूप गढ़ने में, हिंदी को मानक रूप देने में यदि हम प्रयत्नशील बने रहेंगे तो निसंदेह भाषा चाहे कितनी परिवर्तित हो, हम उसको अंततः एक मानक स्वरूप प्रदान कर उसको व्यवहार के लिए उपयोगी बना सकते हैं। मानक भाषा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हिंदी बोली जाती हो, उसको समझने वाले उसको उसी अर्थ में ग्राह्य करेंगे, यही किसी भी भाषा का मानक स्वरूप होता है।
हिंदी का भी यही मानक स्वरूप है कि हम उसको किसी भी विश्व के किसी भी अंचल में जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जाती है वहाँ यदि हम उसे बोलेंगे तो वह चूँकि अपनी अर्थवत्ता को कायम रख कर के बोली जाएगी, इसलिए उसको व्यवहार में लाने में और उसको अर्थ समझने में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होगी। इसलिए हिंदी के मानक रूप को गढ़ने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी प्रांतों में बोली जाने वाली जो उपभाषाएँ हैं उन उपभाषाओं को उनका परिमार्जन करें, उनको परिनिष्ठित करें और उनको एक ऐसा स्वरूप प्रदान करें कि जिससे हमारी हिंदी का एक मानक रूप हमारे सामने आए और अहिंदी भाषी भी यदि हिंदी भाषा को सीखना चाहें तो हिंदी के इस मानकीकरण की प्रक्रिया से वह हिंदी को अवश्यमेव सीख पाएगा। मानक भाषा का मानकीकरण इस अध्याय से जोड़कर हम मानक भाषा के लक्षण पर भी अब चर्चा करना चाहेंगे। मानक भाषा को संप्रेषित करने में मानक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। अमानक शब्द से भाषा का जो मानक स्वरूप है वह खंडित हो जाएगा। इसलिए मानक भाषा को व्यवहार में लाने के लिए मानक भाषा में हमें मानक शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मानक शब्द वैज्ञानिकों द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए शब्द हैं। ये शब्द अपने एक ही अर्थ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर एक शब्द विभिन्न प्रकार के अर्थ व्यक्त करेगा तो इससे संप्रेषणीयता को खतरा होगा और जो बात हम प्रेषित कर रहे हैं वह बात ग्राह्यता के माध्यम से सही तरीके से व्यतीत नहीं होगी। इसलिए मानक भाषा के स्वरूप निर्धारण करने में मानक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। मानक शब्द अगर हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, उनको स्वीकार कर हिंदी में लाए हैं, इसके साथ ही अन्य ऐसी उपभाषाओं के शब्द भी यदि उन्होंने हिंदी में लाए हैं तो उनको उसी अर्थ में लाए हैं जिस अर्थ में वह व्यवहार को सुनिश्चित कर सके और जिस अर्थ में उसकी अर्थवत्ता प्रकट हो सके। इसलिए मानक भाषा का स्वरूप निर्धारण करने में मानक शब्दों की बहुत आवश्यकता है। जैसे अंग्रेजी का कोर्ट है, उसके स्थान पर हमने न्यायालय शब्द की व्यवस्था की है। यह न्यायालय शब्द समूचे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंतर्गत यदि प्रयोग में आएगा तो इसी अर्थ में जाना जाएगा कि न्यायालय मानी कोर्ट। तो ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो शब्द यदि आयातित भी हैं, अन्य भाषा में भी हैं, और उन शब्दों को हमने उसका मानक रूप उनको प्रदान करके और उसको अपने हिंदी में अधिग्रहित किया है, तो ऐसे शब्दों के माध्यम से भी हम अपनी मानक भाषा के स्वरूप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए मानक भाषा के स्वरूप को तैयार करने में भाषा वैज्ञानिकों ने मानक शब्द को प्राथमिकता दी है। इसके बाद भाषा का मानकीकरण करने के लिए सबसे बड़ा और दूसरा लक्षण है व्याकरण। हिंदी भाषा का मानकीकरण व्याकरण सम्मत है, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा के मानकीकरण रूप को बनाने में, गढ़ने में व्याकरण को अनिवार्य समझा है,
क्योंकि व्याकरण के निर्देशन के अभाव में भाषा वह रूप ग्रहण नहीं कर पाएगी जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वीकार की जाएगी। अतएव उसको व्याकरण सम्मत होना चाहिए। उसमें वाक्य रचना, वाक्य के अंतर्गत कहाँ विराम लेना है, कहाँ उसकी क्रिया संपादित होती है, कहाँ उसमें किस प्रकार का जो उसका अन्य स्वरूप है वह स्वरूप उसका किस प्रकार का होना चाहिए, यह सब व्याकरण की दिशा, व्याकरण के माध्यम से तय होता है। अतएव मानकीकरण भाषा व्याकरण सम्मत होना चाहिए। व्याकरण के अभाव में वह भाषा सही अर्थ नहीं दे पाएगी, वह भाषा सही अर्थ में व्यक्त नहीं हो पाएगी। मानक भाषा के द्वारा निर्मित जो वाक्य हैं वो वाक्य सही अर्थ से प्रतिपादित नहीं हो सकेंगे। इसलिए जो व्याकरण द्वारा स्वीकार्य है और जो शब्दकोश में स्वीकार्य शब्द हैं उन शब्दों को व्याकरण से अनुस्यूत करके हमें भाषा में लाना होगा, तभी हम मानक भाषा का स्वरूप तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा एक बड़ी बात मानक भाषा के उच्चारण की होती है, एक बड़ी बात मानक भाषा के लेखन की होती है। यदि उच्चारण की दृष्टि से हम अगर अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो वह मानक भाषा का जो स्वरूप होगा वह स्वरूप विखंडित हो जाएगा, और अशुद्ध उच्चारण के माध्यम से हम जो बात कहना चाहते हैं, जिस शब्द को जिस अर्थ के साथ प्रयुक्त करना चाहते हैं, वह शब्द उस अर्थ के साथ प्रयुक्त नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मानक भाषा का उच्चारण सही हो, उस भाषा के जिस प्रकार के तलफ़ुज़ हों, जिस प्रकार के उसके शब्द हों, उसी प्रकार के शब्द उच्चारण के माध्यम से आने चाहिए। इसलिए मानक भाषा को व्यवहार में लाने के लिए सही उच्चारण की आवश्यकता बहुत होती है। उसी प्रकार से जब लेखन के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है, तब लेखन के क्षेत्र में वर्तनी का ध्यान बहुतायत में रखना होगा। यदि अशुद्ध लेखन होगा तो मानक भाषा का वह जो रूप जो भाषा वैज्ञानिकों ने बनाया है वह रूप भी अशुद्ध होकर के सामने आएगा, और अशुद्ध लेखन को जब हम उच्चारित करेंगे तो बराबर उसके उच्चारण में भी अशुद्धता आएगी। इसलिए मानक भाषा के शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। इसी प्रकार से उसका लेखन भी सही होना चाहिए। यदि वर्तनी संबंधी त्रुटि मानक भाषा के या किसी शब्द के लेखन में आएगी तो निश्चित है कि उच्चारण में भी वह त्रुटि बराबर आएगी, और इस तरीके से जो मानक भाषा का जो एक रूप हम सामने लाना चाहते हैं वह रूप भी विखंडित हो जाएगा। अतएव ज़रूरी है कि हम एक मानक भाषा के रूप में एक ऐसी भाषा का व्यवहार में लाएं, ऐसी भाषा को व्यवहार में लाएं जो समाज के द्वारा सर्वमान्य हो, क्योंकि समाज आपस में संभाषण के माध्यम से चलता है, संलाप के माध्यम से चलता है, वार्तालाप के माध्यम से चलता है। मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्य के सामने प्रकट करता है, दूसरे मनुष्य के विचारों को अपने मस्तिष्क में ग्राह्य करता है। इस प्रकार से जो एक भाषा का माध्यम है वो परिनिष्ठित भाषा का माध्यम होना चाहिए, वरना यदि हम अमानक शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को प्रयोग में लाएंगे तो समाज उसको अर्थवत्ता को जानने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करेगा। इसलिए मानक भाषा का वही स्वरूप परिनिष्ठित है, वही स्वरूप स्टैंडर्ड है जिसको समाज की स्वीकृति प्राप्त हो, अर्थात जो हम बोलें वो समाज को स्वीकार्यता हो। समाज को जितनी जल्दी जो बात स्वीकार्य होगी वही स्वरूप मानक भाषा का होगा। इसलिए समाज में
जो बहुतायत वर्ग द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है, उसी भाषा में यदि हम अपना संलाप करेंगे तो इससे मानक भाषा का जो स्वरूप है वह खंडित और विखंडित नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे औपचारिक अवसर समाज के अंतर्गत होते हैं। औपचारिक अवसरों से मेरा मतलब संगोष्ठियों से है, कार्यक्रम के संचालन से है। प्रायः उद्घोषक या किसी संगोष्ठी का संचालन या कार्यक्रमों का संचालन जिस भाषा के माध्यम से होता है वो मानक भाषा होती है। हम मानक भाषा में ही कार्यक्रम का संचालन करेंगे, मानक भाषा में ही किसी संगोष्ठी का संचालन करेंगे तो वह संगोष्ठी और वह कार्यक्रम निसंदेह सर्वमान्य होगा और उसकी ग्राह्यता में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई श्रोताओं को नहीं होगी। इसलिए अभिव्यक्ति कौशल्य को सार्वजनिक बनाने में, अभिव्यक्ति कौशल्य को समाजगत स्वीकृति लेने के माध्यम में हम मानक भाषा का कुशल प्रयोग यदि कार्यक्रम के संचालन में या अन्य ऐसी गतिविधियों के संचालन में करेंगे तो इससे वे गतिविधियां सर्वमान्य होगी, उनका जो संप्रेषण है वह भी सर्वमान्य होगा। इसके अलावा और भी बिंदु हैं, जैसे शोध है, अनुसंधान है। अनुसंधान और शोध का कार्य मानक भाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि शोध या अनुसंधान के माध्यम से जो भी सामग्री सामने आती है वह सामग्री समूचे शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत और इसी प्रकार के जो अन्य अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में उस सामग्री का उपयोग होगा। अतएव जब तक शोध या अनुसंधान की सामग्री एक परिनिष्ठित, एक स्टैंडर्ड भाषा के माध्यम से तैयार नहीं की जाएगी तब तक वह शोध कार्य को स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए शिक्षा जगत में और एकेडमिक या अकादमिक जगत में जो भाषा का प्रयोग होता है वह मानक भाषा का प्रयोग होता है। इसलिए शोध और अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत भी मानक भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए और मानक भाषा के प्रयोग से ही वह शोध कार्य और अनुसंधान कार्य स्वीकार्य होगा। आज हम देखते हैं कि समाज के बाद राज्य और राज्य के बाद राष्ट्र, अतएव राष्ट्र तक और समाज तक जो मानक भाषा का स्वरूप फैला हुआ होगा तो वह स्वरूप एक समाज की बात को एक राष्ट्र तक पहुंचाने में सार्थक होगा। इसलिए हम जितना अधिक शब्दों को, मानक शब्दों का प्रयोग को में लाकर के मानक भाषा का स्वरूप तैयार करेंगे उतनी वह भाषा प्रयोजनीय होगी, उतनी ही वह समाज से निकल कर के, प्रांत से निकल के राष्ट्र के उपयोग में भी लाई जाने वाली भाषा होगी। आज हम देखते हैं कि संचार का क्षेत्र बढ़ गया है। संचार के क्षेत्र में भी एक मानव भाषा की दरकार बराबर हो गई है। आज जो उद्घोषक अभिव्यक्त करता है, उद्घोषक की अभिव्यक्ति श्रोताओं को ग्राह्यता के धरातल पर लाती है। इसलिए उद्घोषक भी है मानक भाषा का प्रयोग करके ही अपने कार्यक्रम को सफल बना सकता है। इसलिए संचार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्र में आज मानक भाषा की आवश्यकता देखी जाती है। इसलिए मानक भाषा के लक्षण को बनाने के लिए व्याकरण का सहारा बहुत आवश्यक है। उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि का होना उसमें स्वीकार नहीं है। तभी मानक भाषा का एक मानकीकरण रूप, हिंदी भाषा का मानकीकरण रूप हमारे सामने आएगा और यह रूप सर्वमान्य होगा।
यह रूप राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का होगा और यह रूप विश्व स्तर पर हिंदी को पहचानने का माध्यम भी होगा। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम यह देखेंगे कि मानक भाषा जन और तंत्र दोनों के द्वारा स्वीकार भाषा होती है। समाज का पक्ष उसे स्वीकार करता है। समाज की स्वीकार्यता ही मानक भाषा को मानक भाषा बनाती है। आज जितना भी वाणिज्य और व्यापार चल रहा है, जितना भी शोध और अनुसंधान का कार्य चल रहा है, उन सारे कार्यों के अंतर्गत मानक भाषा के रूप को प्रयोग में लाया जा रहा है। अतएव मानक भाषा ही ऐसा स्वरूप से विनियोजित होकर के सामने आई है कि जो हमारे औपचारिक कार्यक्रमों को भी संपादित करती है। इसी प्रकार से चाहे संप्रेषण की स्थिति हो, चाहे हमारी बात को अन्य स्थानों पर पहुंचाने का कारण हो, तो यदि हम मानक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करेंगे तो उन विचारों को विश्व पटल पर समझा जाएगा। इसी प्रकार मानक भाषा का जो स्वरूप है, वह स्वरूप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है और यह भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा एक तैयार स्वरूप है और भाषा वैज्ञानिकों ने व्याकरण से जुड़ कर के जो भाषा का रूप तैयार किया है वही परिनिष्ठित है। अतएव आज हम अपने सामाजिक व्यवहार में, दैनंदिन जीवन के व्यवहार में और विशेषकर अपने अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम जिस भी भाषा का प्रयोग करें वह मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए और मानक भाषा के प्रयोग से ही हम अपने विचारों को सर्वकालिक बना सकते हैं।